एक अच्छी सी खूबसूरत सी क्लास की। बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखिए दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है दोस्तों सोनेट। सोनेट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सोनेट का मीनिंग होता है एक 14 लाइन्स की कोई कविता लिखी जाए, यानी कि 14 लाइन की कोई कविता हो, कोई पंक्ति हो, तो उसको हम सोनेट बोलते हैं। आपको पता है कि एक कार भी है सोनेट नाम की, जो कि किया की एक सब ब्रांच है सोनेट, ठीक है, ब्रांड नेम है उसका। किया कंपनी की गाड़ी सोनेट है, और उसको आप ये इमेजिन करिए कि सोनेट कार के ऊपर 14 लाइन्स की कोई कविता लिखी हुई है। जस्ट इमेजिन, सोनेट कार के ऊपर 14 लाइन्स की कविता लिखी गई है। तो जब भी आप सोनेट नाम सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब होता है 14 लाइन की कविता। देखिए, अ पोयम दैट हैज 14 लाइन्स, एक कविता जिसकी अंदर 14 लाइन्स हो, ईच कंटेनिंग सिलेबल्स, जिस हर लाइन के अंदर सिलेबल कंटेन होता है। सिलेबल क्या होता है? वाउल साउंड को हम सिलेबल बोलते हैं। एंड ए फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम, उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है राइमिंग का। राइमिंग मतलब जो एक तरीका होता है ना बोलने का, कि एक सेंटेंस हमने बोला और दूसरा जब हम उसके साथ बोलेंगे तो उसको राइमिंग के साथ बोले, है ना। आगे देखिए, यहाँ पर हिंदी में देखिए, जो 14 पंक्तियों का जो लघु काव्य होता है उसको हम सोनेट बोलते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, थ्रू द एलिगेंट वर्ड्स एंड इंट्रिकेट राइम। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई उन्होंने राइमिंग करी है। और एलिगेंट वर्ड्स है, एलिगेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। किसमें? अपनी सोनेट में, यानी कि अपनी 14 लाइन्स की कविता में उन्होंने बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही इंट्रिकेट वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं। द पोएट कैप्चर द बिटर स्वीट एसेंस ऑफ लव, है ना। जो पोएट है, जो कवि है, उसने क्या किया है? बहुत ही प्यार के बारे में बिटर स्वीट लाइन को यूज़ किया है। अब बिटर स्वीट क्या होता है दोस्तों? बिटर और स्वीट, इसका मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आदमी खुश भी है और दुखी भी है। अब ऐसा कब होता है? तो आप इस वर्ड्स को सुन के ही लग रहा होगा कि बिटर का मतलब तो कड़वा होता है और स्वीट का मतलब मीठा होता है, यानी कड़वा मीठा एक साथ, यानी कि सुख और दुख जब एक साथ मिल जाए तो उसको बिटर स्वीट बोलते हैं। अब ऐसी सिचुएशन कब होती है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति है जो काफ़ी लंबे समय से सर्विस कर रहा था और अब उसका रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट वाले दिन में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और दुखी भी होता है। खुश तो इसलिए होता है क्योंकि अब उसको काम नहीं करना आगे, और दुखी इसलिए होता है क्योंकि जो उसके कलीग्स थे, उसके साथ काम करने वाले लोग थे लंबे समय से, अब वो उनसे जुदा हो जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा, तो इस बात का दुख। तो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ सुख और दुख दोनों की सिचुएशन बन जाए, उस सिचुएशन को हम बिटर स्वीट सिचुएशन बोलते हैं। समझ गए ना। तो सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। अगले वर्ड पे बढ़िए दोस्तों। थियोक्रेसी क्या होता है दोस्तों? थियो का मतलब होता है गॉड, भगवान, ऊपर वाला, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। थियोक्रेसी यानी कि भगवान के द्वारा किया गया शासन ही थियोक्रेसी बोला जाता है। और अगर भगवान के जो फॉलोवर्स होते हैं, यानी कि जो गुरु और महात्मा होते हैं, जो धर्म वाले लोग होते हैं, अगर वो भी शासन करने लगे तो उसको भी थियोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, थियोक्रेसी रेफर टू ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये एक ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है वेयर रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो पावर को होल्ड कर लेते हैं। एंड रिलीजियस लॉ गवर्न द स्टेट, और जहाँ पर धार्मिक कानून ही स्टेट को गवर्न करते हैं, यानी स्टेट में कानून बनाते हैं। अब धार्मिक लोग अगर देश को चलाने लग जाए तो क्या हालत होती है? जैसे सीरिया की हालत हो गई। सीरिया में क्या हुआ? धर्म के लोगों ने ही शासन करना शुरू कर दिया। तो हमेशा अगर शासन करना है तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है? सीधा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लोग वोट करते हैं, किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, अगर वो कुछ गलत करने लगे तो हम उसको नीचे भी उतार सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये फायदा होता है। लेकिन थियोक्रेसी में क्या होता है? कुछ धार्मिक लोग आ जाते हैं और शासन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग चीज होगी डेमोक्रेसी से। यहाँ पर देखिए, जो धर्मतंत्र होता है उसको हम थियोक्रेसी बोलते हैं। अब मैंने बोल दिया, आपको बता ही दिया कि थियो का मतलब गॉड होता है और क्रेसी का मतलब रूल, यानी कि गॉड के द्वारा रूल या फिर धार्मिक लोगों के द्वारा रूल किया जाना को ही थियोक्रेसी बोलते हैं। आगे देखिए सेंटेंस, द थियोक्रेसी द रिलीजियस लीडर्स नॉट ओनली डिक्टेट मैटर्स ऑफ फेथ, जो धार्मिक लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, वो केवल फेथ का, विश्वास पे ही डिक्टेट नहीं कर रहे, कब्जा कर रहे, वो ऑल्सो यील्डेड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्री, वो जो सिग्निफिकेंट कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रोल कर रहे हैं, किस पे? राजनीति पे।
पावरफुल भी बन रहे हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड देखिए दोस्तों, जाइनोफोबिया। दोस्तों जाइनो जो वर्ड है ना, जाइनो और फोबिया दोनों को समझिएगा। फोबिया का मतलब होता है डर, और जाइनो का मतलब होता है गेस्ट से या फिर स्ट्रेंजर से। स्ट्रेंजर कौन होता है, जो जाना पहचाना नहीं होता, जो अनदेखा होता है, उसको स्ट्रेंजर बोलते हैं। तो जाइनोज का मतलब हो गया गेस्ट से, और फोबिया का मतलब होता है डर से। यानी कि जाइनोफोबिया एक ऐसा डर होता है जो हमें किसी बाहर विदेशी लोगों से लगता है, उसको जाइनोफोबिया बोलते हैं। यहां पर देखिए, द फियर, डिस्ट्रस्ट और द हॉस्टिलिटी फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। जो हमें क्या लगता है, डर लगता है, किससे, जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, जो अलग समुदाय के लोग होते हैं, उनसे अगर डर लगे, उनकी एथनिसिटी से, यानी कि कोई धार्मिक ग्रुप है उसकी एथनिसिटी से भी हमें डर लगे, या उनके नेशनलिज्म से या नेशनलिटी से, उनके राष्ट्र से हमें डर लगे, तो ऐसे डर को हमें जाइनोफोबिया कहते हैं। तो जाइनोफोबिया जो होता है ना, ये अक्सर जो अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आने लगे तो उसको हम सोचते हैं कि यार ये आएगा, हमारी रिसोर्सेज पे कब्जा करेगा और हमारे देश की रिसोर्सेज को अपना बना लेगा। तो ये एक डर क्रिएट हो जाता है लोगों के मन में, इसको ही जाइनोफोबिया बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, अफ्रीका कंट्री में क्या हुआ था कि वहाँ पर गोरे और काले में भेद था, तो वहाँ पर क्या अमेरिका में भी जाइनोफोबिया है। अमेरिका में क्या होता है कि काले लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको अमेरिकन जो गोरे लोग होते हैं उनको डर लगता है कहीं ये कब्जा ना कर ले, तो ये जाइनोफोबिया होता है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द राइज ऑफ जाइनोफोबिया इन सर्टेन रीजन। जो जाइनोफोबिया का राइज है बहुत सारे क्षेत्रों में, हैज़ लेड टू इंक्रीज डिस्क्रिमिनेशन, इसने भेदभाव को बढ़ावा दिया है, एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज। प्रेजुडिस क्या होता है, प्रेजुडिस होता है अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या उसको नीचा दिखाते हैं, या उसको ये दिखाते हैं कि तुम नीचे हो, हमसे छोटे हो, तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति को जो हम प्रेजुडिस थिंकिंग वाला बंदा बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजुडिस अगेंस्ट इमिग्रेंट्स, जो बाहर से लोग आते हैं उनको लेकर हमारे मन में प्रेजुडिस है, यानी कि एक ऐसा डर है। रेफ्यूजीज, जो बाहर से आते हैं, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहते हैं, उसको रेफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। तो जाइनोफोबिया समझ गए ना। यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में बहुत सारे काले लोग बोल रहे हैं स्टॉप जाइनोफोबिया, कि हमसे डरो मत, हम आपके देश में आए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पर रहेंगे। तो लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि यार बाहर के लोग आ गए हमारे पास तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सब जाइनोफोबिया सही नहीं है। एबोलिश क्या होता है दोस्तों, अगर कोई सरकार या कोई कानून या कोई सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर दे, समाप्त कर दे, तो उसको अबोलिश बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, टू फॉर्मली कंप्लीटली पुट एन एंड, किसी चीज़ को बहुत मतलब फॉर्मली तरीके से, ऑफिशियली तरीके से बैन कर देना, बंद कर देना। और एलिमिनेट समथिंग, किसी को एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, कम कर देना। टिपिकली ए सिस्टम, एक कोई सिस्टम हो उसको ख़त्म कर देना। प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देना या किसी प्रैक्टिस को ख़त्म कर देना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अबोलिश, ठीक है। अबोलिश यानी कि किसी भी कानून को या किसी भी एक सिस्टम जो चला आ रहा होता है समाज में, उसको अगर ख़त्म कर दे तो उसको हम अबोलिशन बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, गन पे अबोलिश होता है, अगर कोई गन पे बैन लगा दे तो उस पर अबोलिशन ऑन गन बोलेंगे, ठीक है। गन के ऊपर जो हो गया बैन लग गया, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किसी कानून या प्रथा को आधारिक रूप से समाप्त कर देना। आधिकारिक, जो आधिकारिक रूप से किसी कानून को या किसी प्रथा को खत्म कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको एबोलिश कर देना, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबोलिश द आउटडेटेड लॉ दैट हैड बीन इन प्लेस फॉर डिकेड्स। जो गवर्नमेंट ने है ना, अबोलिश कर दिए बहुत सारे आउटडेटेड लॉ, जो कानून थे जो आउटडेटेड हो गए, जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है आज के समय में, उनको उन्होंने अबोलिश कर दिया, बैन कर दिया है, जो दसियों सालों से चलते आ रहे थे। डिकेड्स का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष का एक पीरियड को डिकेड्स बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, अकम्प्लिश। दोस्तों दो वर्ड होते हैं, एक अकम्प्लिश होता है, दूसरा भी अकम्प्लिश होता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए। अकम्प्लिश एक तो होता है ACCOMPLICE, और एक होता है ACC, ये देखिए यहाँ पे ACCOMPLISH। तो एक के बाद में SH और एक के बाद में CE है, दोनों का साउंड सेम है, अकम्प्लिश और अकम्प्लिश। लेकिन डिफरेंस देखिए, ये वाला जो अकम्प्लिश होता है, इसका मतलब होता है अगर आप किसी के साथ अपराध में साथ देते हो, कुछ गलत काम करने में उसका साथ देते हो, तो इसको बोलते हैं अकम्प्लिश, PLICE वाला अकम्प्लिश, ठीक है। CE वाला अकम्प्लिश जो होता है, CE
वाला अकम्प्लिश जो होता है वो किसी को अपराध में साथ देने वाला होता है। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु हेल्प अनदर, देखिएगा, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम टू डू समथिंग रॉन्ग, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को क्राइम करने में उसका साथ दे या कुछ गलत करने में साथ दे, तो इसको हम बोलते हैं अकम्प्लिस। ठीक है, वहीं पर अगर आप दूसरे वाला अकम्प्लिस देखो, ACCOMPLISH वाला अकम्प्लिस जो होता है ये कुछ प्राप्त करने के लिए होता है। जब आप कुछ कंप्लीटली अचीव कर लेते हैं उसको अकम्प्लिश कहते हैं। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई गोल सेट किया और आप उसको पूरा प्राप्त कर लेते हो तो आप बोलते हो आई हैव अकम्प्लिश्ड माई गोल। क्या बोलोगे? आई हैव अकम्प्लिश्ड माई गोल, मैंने अपना गोल जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। समझ गई ना? समझे तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये एक यूनिक वे है टू टीच यू। ठीक है, आज तक मैं YouTube पे देखता हूँ कि इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। टीचर्स आते हैं, बोर्ड्स पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको आधा घंटा लगाते हैं, बहुत टाइम यूज़ करते हैं। वहीं पर हम ऐसी PPT के थ्रू, ऐसी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और बहुत ही प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं पढ़ने में। अब आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको बोर्ड पे लिख लिख के समझाया जाए, अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हो, कुछ बच्चे आप ग्रेजुएशन भी पास कर चुके होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है, और अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए, अकम्प्लिश समझ गए ना? ये वाला अकम्प्लिश जो होता है इसका मतलब होता है टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, कुछ प्राप्त कर लेना पूर्ण रूप से, और टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त कर लेना, कुछ पा लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस, द पुलिस अरेस्टेड बोथ द थीप एंड हिज अकम्प्लिश। पुलिस ने किसको? दोनों को पकड़ लिया है, चोर को भी और अकम्प्लिश को भी, जिसने उसका साथ दिया था। हु हैड हेल्प प्लान एंड एग्जीक्यूट द बर्गलरी, जिसने प्लान किया था और एग्जीक्यूट किया था, यानी कि उसको एग्जीक्यूशन किया था, उसको लागू किया था। किसको? बल्गरी। बल्गरी का मतलब होता है लूट को, उसने प्लान किया था। उन दोनों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, थीप को भी और अकम्प्लिश को भी। अकम्प्लिश कौन? जिसने गलत काम में साथ दिया। समझे ना? समझे तो अभी लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लग रही है। बिना कमेंट करे गए ना तो क्या, कुछ नहीं। ठीक है, आगे आगे चलिए। एजेंडा दोस्तों, एजेंडा 2 सेंस में यूज होता है। एक तो पॉलिटिकल सेंस में यूज हो जाता है और एक ऑफिस में भी यूज हो जाता है। कैसे? अगर आप इसको पॉलिटिकली यूज करोगे तो आपने सुना होगा कि यार ये ए पार्टी और बी पार्टी अपना एजेंडा लेके आई है, यानी कि वो ये दिखाती है कि इस एजेंडे में हम क्या क्या करेंगे, 5 साल में हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या हमारा गोल और हमारा टारगेट है, वो सब कुछ जो एक लिखा आता है एक पेपर में, उसको एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑफिस में भी एजेंडा होता है। अब देखिएगा यहाँ कैसे यूज करते हैं। एजेंडा जो होता है वो क्या होता है? एन एजेंडा रिप्रेजेंट ए प्लान, एक प्लान को रिप्रेजेंट करता है, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है, यानी कि हम एक प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से एक्शन लेने हैं, इसको हम एजेंडा बोलते हैं। वेदर फॉर ए मीटिंग और फॉर ए ब्रॉडर सेट ऑफ गोल, ये किसी मीटिंग में भी यूज हो सकता है। हम मीटिंग करते हैं ना, वहाँ पे बोलते हैं कि यार आज की मीटिंग का ये एजेंडा है, यानी कि ये चेक हमें कंप्लीट करने हैं। तो जो कार्य सूची होती है, यानी कि जो कार्य की एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है, उसको ही हम एजेंडा बोलते हैं। यानी कि कौन कौन से काम करने हैं उस लिस्ट को ही एजेंडा कहते हैं। देखिए, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक तो हमने देख लिया पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिकल लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा एजेंडा है, हम 5 साल में ये करेंगे। दूसरा ऑफिस में, ऑफिस के बंदे भी क्या कहते हैं कि आज ये टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, तो उसको भी हम एजेंडा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, द पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या कर रही है, उनका एजेंडा है, उनका ये कार्य सूची की लिस्ट के अंदर में ये एक छोटा सा एजेंडा है कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे, वो आर्थिक सुधार लाएंगे। अब एजेंडे में तो बहुत सारे होते हैं, आर्थिक सुधार भी उसमें एक होता है, एजुकेशन भी एक एजेंडा होता है कि एजुकेशन को भी रिफॉर्म करना है, एजुकेशन को भी डेवलप करना है, फिर आपको पानी की सुविधा भी देनी है, सड़क की, फिर जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी अवेलेबल कराने हैं, गैस सिलेंडर की सुविधा हो गई, या तमाम जितनी भी सुविधाएं सरकार देती है वो उनके एजेंडे में आती है। ठीक है, कि सरकार पहले 5 साल के लिए आती है, अपना एजेंडा सेट करती है कि हमें ये चीज़ें देनी है, और वो उस चीज़ को कंप्लीट अगर करती है तो लोग खुश हो जाते हैं, वोट करते हैं, नहीं करती
तो लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से एजेंडा सेट होता है, देखा ना। तो सोशल इक्वालिटी यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है कि ये टारगेट है कि उनको सोशल सामाजिक में जो इनइक्वालिटी है यानी समानता, जो असमानता समाज के अंदर है, उसको भी उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो यानी कि जो प्रकृति के अंदर सस्टेनेबिलिटी लानी है, यानी कि बिजनेस, व्यवसाय और प्रकृति दोनों को सस्टेन रखना है, यानी कि बिजनेस इतना पॉल्यूशन भी ना हो जाए कि प्रकृति डूब जाए, ठीक है, और इतना भी बिजनेस कम ना हो कि मतलब हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जहां पर दोनों चीजें बैलेंस हो जाए, यानी कि हमें बिजनेस में भी ग्रो होना है, ठीक है, इंडस्ट्री भी बढ़ानी है, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, यानी कि किसी चीज को सस्टेन करना, यानी कि लंबे समय तक लेके जाना, इसी को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एपायरी। एपायरी क्या होता है दोस्तों, ये होती है मधुवाटिका, यानी कि एक क्षेत्र होता है जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपायरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपायरी। बोलिए मेरे साथ, अपायरी। क्या होता है, अपायरी। आप मधुमक्खी जहां पर पालते हो ना, उस जगह को ही अपायरी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खी को रखा जाता है। कीप की जो फॉर्म होती है ना, कैप्ट, ये कीप की फॉर्म है, कैप्ट यानी रखना, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर देखिए, एक व्यक्ति है जो मधुमक्खियों को कीप कर रहा है यानी रख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल सेंटेंस में देखिए, द बी कीपर। बी कीपर कौन होता है, बी का मतलब होता है मधुमक्खी। यहाँ पे देखिए, बी कीपर कौन होता है, बी कीपर का मतलब होता है जो मधुमक्खी को रखता है। बी का मतलब होता है मधुमक्खी और कीपर का मतलब रखने वाला, यानी कि मधुमक्खी का जो पालन पोषण करता है, जो उनको रखता है, जो उनको पालता है, उसको बी कीपर बोलते हैं। केयरफुली टेंडेड टू द बिहेव्स इन हिज अपायरी। बिहाइव्स का मतलब होता है ये जो बॉक्स होते हैं ना, ये वाले, इनको बिहाइव्स बोलते हैं, यानी कि मधुमक्खी को रखने का जो बॉक्स होता है उसको बिहाइव्स बोलते हैं। वो क्या कह रहा है कि वो केयरफुली रखता है, किनको, टेंडेड, उनकी, टेंडेड का मतलब होता है देखभाल करना। टू द बिहाइव्स इन हिज अपायरी, जो बॉक्स के अंदर में जो मधुमक्खी है वो अपायरी के अंदर, उसकी यानी कि मधुवाटिका के अंदर जो मधुमक्खी है वो उनका देखभाल करता है। एंश्योरिंग द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द बी कॉलोनीज, वो एंश्योर करता है, ये पक्का करता है कि जो कॉलोनीज है मधुमक्खियों की, कॉलोनी क्या होती है, एक क्षेत्र होता है जहाँ पे मधुमक्खी होती है, इसको मधुमक्खी की कॉलोनी बोलते हैं। तो वो ये इंश्योर करता है कि मधुमक्खी की जो हेल्थ है और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि वो ज़्यादा शहद पैदा करे, उस पर वो पूरा ध्यान रखता है, ठीक है। अपायरी का मतलब समझ गए ना, अपायरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खी को पाला जाता है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, एक्वेरियम। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर, तमाम ऑफिस के अंदर में एक कांच का बॉक्स रखा होता है जिसमें मछली तैर रही होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। और आपको पता होगा कि एक्वा का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक्वा का मतलब होता है वाटर से, यानी कि जहां पर भी वर्ड आ जाए एक्वा, वहां पर वाटर से रिलेटेड होता है। जैसे कि एक्वाफोबिया होता है, एक्वा मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, अगर किसी को पानी से डर लगे तो उसको एक्वाफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसी एक्वेरियम यानी कि जो पानी का जार होता है, यानी मछली घर जिसको हम बोलते हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक ग्लास का क्या होता है, एक ग्लास का टैंक होता है जिसमें हमें पानी के पौधे उसमें रखते हैं और मछलियाँ रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। अब देखिए, सारा केयरफुली एडिड द कलरफुल फिश टू हर फ्रेश वाटर एक्वेरियम। सारा ने अपने एक्वेरियम के अंदर, अपने मछली घर के अंदर कलरफुल फिश को रखा हुआ है बहुत सावधानी से। समझे ना बात को। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं, एथिस्ट। अच्छा, आपने एक वर्ड पढ़ा था पहले, एथिस्ट, ये एथिज्म है। एथिज्म और एथिस्ट दोनों सेम ही वर्ड है, लेकिन इनको अलग अलग सेंस में यूज करते हैं, मतलब इनका जो मीनिंग है वो एक ही है, लेकिन एक एथिस्ट जो होता है वो नाउन की तरह काम करता है। और एथिज्म, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, सेंटेंस देखिए, जॉन्स एथिज्म लीड टू हिम टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्निक। जो जॉन है ना, वो क्वेश्चन कर रहा है किसके, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्निक्स चलती आ रही है ना, उन पर वो क्वेश्चन कर रहा है। एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। वो एक्सप्लोर कर रहा है अल्टरनेटिव, यानी कि दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहा है, किसके, एक्सप्लोरेशन ढूंढ रहा है, किसको, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का क्या ओरिजिन है, कहाँ से शुरुआत हुई और जीवन का क्या मतलब है, इस चीज को वो ढूंढ रहा है। वो एथिसिज्म है, यानी कि वो भगवान में भरोसा नहीं करता, वो कुछ और मीनिंग ढूंढ रहा है लाइफ में। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा ना करे, जो नास्तिक हो,
उसको हम एथिज्म बोलते हैं। अच्छा, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक और एथिज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद। ठीक है, समझ गए ना डिफरेंस। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, ऑटोक्रेसी। दोस्तों ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। आप देखते हो कि जैसे ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, एक शब्द है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब जो खुद स्टार्ट हो जाए या खुद चल जाए, तो ऑटो का मतलब होता है खुद। ठीक है, ठीक है। ऑटोग्राफ क्या होता है कि जो खुद अपना साइन करके दे, ऑटोग्राफ। ठीक है, ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है, ऑटो का मतलब खुद, यानी खुद अगर कोई साइन करके दे तो उसको ऑटोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, ऑटोग्राफी, समझ रहे ना। तो ऑटो जहां पर भी आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो खुद से हो, मतलब इसका। और क्रेसी का मतलब शासन होता है, यानी ऑटोक्रेसी जो खुद शासन करे। क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन से होता है, रूल से होता है। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी यानी कि जो खुद शासन करे, खुद पूरे देश पे अपना वो चलाए राज, उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। इसको हिंदी में एक शब्द में हम बोल सकते हैं, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे देशों में बहुत ही तानाशाही जो होती है उसको हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो तानाशाह को या तानाशाही को हम ऑटोक्रेसी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। जहाँ पर एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पर एक ही व्यक्ति के अंदर पूरी पावर होती है, यानी कि वहाँ पर ना इलेक्शन होंगे ना कुछ होगा, एक व्यक्ति होगा जो ऑटोक्रेट होगा, जो अपना चलाएगा, अपने आप कानून बनाएगा, अपने आप डिसाइड करेगा कि मैं कब तक रहूँगा और कब तक नहीं रहूँगा, मेरे बाद कौन रहेगा वो भी यही डिसाइड करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, जैसे ये देखिए इस पिक्चर में एक व्यक्ति जो सबसे ऊपर खड़ा है, बाकी सब इसके नीचे है। तो अब जो ये है, ये रूल कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेट, यानी कि ये खुद शासन कर रहा है, ये खुद देश को चला रहा है अपने तरीके से, तो इसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। देखिए, निरंकुश राज्य जो होता है, यानी कि निरंकुश का मतलब क्या होता है, जिस पे कोई अंकुश ना लगा सके, जिसको कोई रोक ना सके, उसको निरंकुश बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, उनको वो निरंकुश नहीं है, उनको हम रोक सकते हैं। कैसे, इलेक्शन आएंगे, अगर हमें पसंद है तो वोट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो वे अंकुश है, वे कंट्रोल में है। लेकिन जो तानाशाह होते हैं वो निरंकुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता और वहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से वे मजबूर हो कुछ करने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, जिसमें एक तंत्रीय राष्ट्र बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ मैंने बता दिया, एंड केराटोस का मतलब पावर या रूल से मतलब मैंने बता दिया। ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस देखिए, अंडर द ऑटोक्रेसी ऑफ डिक्टेटर्स द कंट्री सिटीजन हैड लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड फेस्ड रिप्रेशन एंड एक्सप्रेसिंग डिसेंटिंग ओपिनियन। जो ऑटोक्रेसी है उसके अंदर डिक्टेटर जो है ना, वो कंट्री के सिटीजन्स को क्या लिमिटेड फ्रीडम देती है, यानी कि बहुत ही कम फ्रीडम उनको दे रखी है, और वे अपने थॉट्स को मतलब प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। वो रिसेंटिंग ओपिनियन जो होते हैं ना, डिसेंटिंग ओपिनियन, यानी कि कुछ अलग कहने का जो ओपिनियन होते हैं वो भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको रोका जाता है, उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है। ठीक है ना। तो ऑटोक्रेसी क्या होती है, जो व्यक्ति पूरे देश पे अकेला ही राज करे उसको ऑटोक्रेसी बोलती है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, निरंकुश राज्य। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, हम बहुत अच्छा करेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 10 में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है, बाकी कुछ आपका सजेशन है या कुछ भी कोई बात है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपके कमेंट बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए और मैं रिप्लाई करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 10 में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।